हेलो स्कॉलर्स, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में, मतलब जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। बच्चों का भिन्न भिन्न आयु में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है, इसकी व्याख्या ये सिद्धांत करता है। साथ ही साथ आपको रूबरू कराएंगे कुछ ऐसे शब्दों से जिनका प्रयोग जीन पियाजे के सिद्धांत में होता है, जैसे कि अडेप्टेशन, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके संबंध में आप लोगों को अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है, तो दूर करेंगे आपके इस कन्फ्यूज़न को। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ मोहिनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। जीन पियाजे, इनका टाइम पीरियड है 1896 टू 1980। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। क्योंकि इनका जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, इसलिए इनको स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, स्विस मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इनका मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान की संरचना खुद करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण जो है उसको खुद ही वो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने ज्ञान को। इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है, मतलब बाल मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को, क्योंकि इन्होंने बालकों के मनोविज्ञान को समझने में एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किया था, इसलिए इनको चाइल्ड साइकोलॉजी का जनक माना जाता है। जीन पियाजे ये मानते थे कि बच्चे कैसे होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक इन्होंने बच्चों को माना है, क्योंकि इनका मानना था कि बच्चे अपने सराउंडिंग्स को, अपने वातावरण को समझने के लिए एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करते हैं, एक साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बच्चों को एक्टिव रिफ्लेक्टर भी कहा है, सक्रिय चिंतनकर्ता, क्योंकि बच्चे हमेशा चिंतनशील रहते हैं नई नई इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए, उसे समझने के लिए, और एक सक्रिय रूप से कार्य करते रहते हैं, इसलिए इन्होंने बच्चों को एक्टिव रिफ्लेक्टर कहा है। अब पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनका प्रयोग उनकी थ्योरी में किया जाता है, इसलिए इनको जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि स्कीमा, आत्मसातीकरण, इसके आपको अलग अलग नाम भी मिल सकते हैं, जैसे आत्मसातीकरण को आत्मसातकरण भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है मिलाना, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं असिमिलेशन। इंग्लिश में आपको इनके सिर्फ एक ही वर्ड मिलेंगे और हिंदी में अलग अलग शब्द आपको मिल सकते हैं। थर्ड है समायोजन, यानी कि सामंजस्य या फिर समाविष्टीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अकोमोडेशन। फोर्थ है साम्य धारण या संतुलन, इंग्लिश में इसे बोला जाता है इक्विलिब्रेशन। सबसे पहले समझते हैं स्कीमा को, कि स्कीमा क्या होता है। पियाजे ने अपने खुद के 3 बच्चों को उनकी जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक उन्होंने उन्हें ऑब्जर्व किया, और पियाजे ने पाया कि बच्चों के माइंड में कुछ ऐसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनके इंटेलिजेंट बिहेवियर के, जो उनको नॉलेज को स्टोर करने में और उसको व्यवस्थित ढंग से रखने में बच्चों की हेल्प करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे आपकी सिलेबस होता है, उसमें यूनिट्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स होती हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। एजुकेशनल रिसर्च की अलग यूनिट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की अलग यूनिट है, और उन यूनिट्स में अलग अलग जो यूनिट्स बनी हुई हैं आपके सिलेबस में, जो जिस टॉपिक से रिलेटेड वो यूनिट है, उसमें उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स हैं उनको दिया हुआ है। इसी प्रकार से दूसरी यूनिट में उसके टॉपिक से रिलेटेड सब यूनिट्स को दिया हुआ है, सब टॉपिक्स को दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मान लीजिए कि बच्चों में स्कीमाज होते हैं, एक पिक्चर होती है बच्चों के माइंड में बनी हुई, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर, या किसी घटना को लेकर, किसी क्रिया को लेकर, या फिर किसी ऐसे ही थ्योरेटिकल बात भी हो सकती है कोई, इसे हम अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अमूर्त प्रत्यय जो होते हैं उनको लेकर के कॉन्सेप्ट बने हुए होते हैं अलग अलग। जैसे एप्पल का स्कीमा होता है बच्चों के अंदर, एप्पल दिखाते हैं बच्चों को, बच्चा समझ जाता है कि ये एप्पल है, रेड कलर का होता है, गोल होता है, राउंड होता है, और खाने में मीठा लगता है। अगर उसने वो एप्पल खाया नहीं है तो उसके माइंड में सिर्फ इतना ही स्कीमा रहेगा कि एप्पल कैसा होता है, रेड होता है और गोल होता है, और जब वो उसे खाएगा
तो उसके अंदर एक और इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी कि हाँ एप्पल मीठा भी होता है। तो इससे रिलेटेड स्कीमा बच्चे के माइंड में बन जाता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसके माइंड में अपने मम्मी का स्कीमा, उसके पापा का स्कीमा, उसके भाइयों का, बहनों का और अदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिन जिन चीज़ों के कॉन्टैक्ट में वो आता जाता है, जैसे आता रहता है, जैसे कि सोफ़ा हुआ, कोई भी गेम खेलने वाली चीज़ हुई, गेम्स हुए, उसके खिलौने हुए, तो उनसे वो अवगत होता जाता है और उनके स्कीमा यानी कि उनकी एक पिक्चर, एक यूनिट बच्चे के माइंड में बनती चली जाती है और इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती रहती है जब तक कि वो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि स्कीमा क्या होता है। और जन्म के बाद व्यक्ति जो कुछ देखता है, सुनता है, यही तथ्य उसके स्कीमा का विकास करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके स्कीमा की संख्या और दायरा बढ़ता जाता है। स्कीमा की संख्या भी बढ़ती है क्योंकि नई नई चीज़ों से वो अवगत होता है अलग अलग प्रकार की, और उसका दायरा यानी कि एक ही स्कीमा का दायरा जो है वो बढ़ जाता है और ज़्यादा बड़ा होता जाता है क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन और ऐड होती रहती है बाहर से आके। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का स्कीमा दूसरे से अलग हो सकता है जो समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील होता है। इस पिक्चर के थ्रू आपके माइंड में स्कीमा के बारे में थोड़ा और बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे किसी भी व्यक्ति के माइंड में टीवी को लेकर के स्कीमा होता है, ठीक है, उसके गेम्स का हैंडल दिखाया हुआ है यानी कि गेम्स को लेकर के स्कीमा है, बल्ब को लेकर, कार को लेकर के, बच्चों के अंदर स्कीमा होता है उनकी दूध की बोतल को लेकर के, ठीक है, और सोफ़ा, बच्चे अपने ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चे अपने आसपास देखते हैं तो उससे रिलेटेड उनके माइंड में स्कीमा यानी कि एक पिक्चर बन जाती है। और इसके बारे में जब भी उन्हें कोई और नई इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी तो वो या तो उसका नया स्कीमा बना लेगा, एक स्कीमा ऑलरेडी है तो दूसरा स्कीमा बना लेगा अगर वो नॉलेज बिल्कुल ही अलग होगी तो, और अगर नॉलेज इससे रिलेटेड होगी तो वो उस नॉलेज को इसी स्कीमा में इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है स्कीमा। पियाजे ने मानसिक विकास को वातावरण के साथ अनुकूलन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है। उनके अनुसार यह प्रक्रिया आत्मसातीकरण, समाविष्टीकरण, साम्य धारण के माध्यम से होती है। इन तीनों के माध्यम से ये अनुकूलन की प्रक्रिया होती है जिसे क्या कहा है, पियाजे ने मानसिक विकास माना है। ठीक है, देखते हैं आत्मसातीकरण किसे कहते हैं। जब बालक नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल करता है तो वह आत्मसातीकरण कहलाता है। जैसा अभी मैंने बताया आपको, जब बच्चे के अंदर एक स्कीमा ऑलरेडी बना हुआ है किसी चीज़ को लेकर, अब उसे कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली, अगर वो नई इन्फॉर्मेशन इसी स्कीमा से रिलेटेड है तो वो उसे इसी में ऐड करेगा, उस न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने इसी पुराने स्कीमा में ऐड करेगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आत्मसातीकरण कहलाएगा। ठीक है, और अगर वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल न्यू है, इससे रिलेटेड नहीं है, तो वो उसका नया स्कीमा बना लेगा और वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा समाविष्टीकरण। आप समझ रहे हैं आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण में डिफरेंस। अभी आगे और एग्जाम्पल लेंगे, उनसे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखे हुए ज्ञान का सहारा लेता है। ठीक है, यह किसी व्यक्ति की योग्यता या क्षमता है जिसके सहयोग से वह नवीन परिस्थिति के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है, नई परिस्थिति के साथ समायोजन स्थापित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समायोजन या समंजन या फिर सामंजस्य या समाविष्टीकरण, इतने नामों से इसको जाना जाता है। किसी भी नाम का प्रयोग आपके एग्जाम में हो सकता है और इंग्लिश में केवल एक नाम होगा, एकोमोडेशन। ठीक है, जब बालक नए ज्ञान को पुराने स्कीमा में शामिल नहीं कर पाता तो उसका नया स्कीमा बना लेता है और अपने में उसे समायोजित कर लेता है, तो वह क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखे हुए ज्ञान का सहारा नहीं ले पाता क्योंकि उसके सामने एक ऐसी समस्या या ज्ञान आता है जिससे वह परिचित नहीं होता है। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाई थी। अब आगे चल के इसे और विस्तृत रूप से जानते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है और उसके माइंड में डॉग को लेकर के स्कीमा ऑलरेडी बना हुआ है कि डॉग कैसा होता है, 4 लेग्ड एनिमल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, उसके बाद वो किसी काऊ को देखता है तो उसे भी वो डॉग कहने लग जाता है क्योंकि
काऊ के भी 4 पैर होते हैं, 4 लेग्ड एनिमल होती है काऊ। तो इसलिए वो सोचता है कि ये भी, उसे भी वो डॉग कहता है। वो जानता है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन क्या किया उसने, असिमिलेट कर लिया उसी में ही, अपने पुराने स्कीमा में भी क्या कर लिया, काऊ को भी उसी में ऐड कर लिया, उसे भी डॉग बना दिया। ठीक है, अब उसके सामने नई सिचुएशन आई, उसकी मॉम ने उसे बताया कि इट्स नॉट अ डॉग, इट्स अ काऊ। अब बच्चे को लगा कि भाई यहाँ पर असिमिलेट करने से काम नहीं चलेगा, पुराने स्कीमा में नए स्कीमा को डालने से काम नहीं चलेगा, काऊ का तो एक अलग ही स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो अब बच्चे ने क्या किया, डॉग का अलग स्कीमा बनाया और काऊ का अलग स्कीमा बनाया। डॉग कैसा है, स्मॉल है और 4 लेग्ड एनिमल है, और काऊ कैसी है, लार्ज है और 4 लेग्ड एनिमल है। ठीक है, और जब उसकी मॉम ने उसे बताया था, नई सिचुएशन उसके सामने आई थी, तब उसके माइंड में डिसइक्विलिब्रेशन हुआ था, असंतुलन की स्थिति हुई थी। यहाँ तक उसके माइंड में संतुलन था, उसके बाद डिसइक्विलिब्रेशन हुआ। अब फिर से जब उसने काऊ का एक अलग स्कीमा बना लिया और उसके बाद उसके माइंड में इक्विलिब्रेशन हो गया, संतुलन की स्थिति दोबारा से आ गई। अब जब वो हॉर्स को देखता है तो हॉर्स को क्या बोलता है, काऊ बोलता है, असिमिलेट कर लेता है, अपने काऊ वाले स्कीमा में ही ऐड कर लेता है अपने हॉर्स को, जो हॉर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है उसको देख करके। अब उसकी मॉम उसे बताती है, नई सिचुएशन उसके सामने फिर से आती है। मॉम कहती है कि इट्स नॉट अ काऊ, इट्स अ हॉर्स। ठीक है, अब फिर से डिसइक्विलिब्रेशन आया बच्चे के माइंड में, असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। अब बच्चे ने फिर से एकोमोडेट करा, यानी कि एक नया स्कीमा बनाया नए इन्फॉर्मेशन को लेकर के। बच्चे ने काऊ का अलग स्कीमा बनाया और हॉर्स का अलग स्कीमा बनाया। उसने इन्फॉर्मेशन क्या ऐड की कि काऊ कैसे बोलती है, मो करके बोलती है, और हॉर्स नाई करके बोलता है। अब क्या हुआ, फिर से दोबारा से इक्विलिब्रेशन हो गया उसके माइंड में, ये चीज़ें स्कीमा बन गया अलग अलग इन तीनों का। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति पैदा हो गई। अब जो भी इनके बारे में उसे नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो उस स्कीमा में उसे ऐड करता चला जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि असिमिलेशन क्या होता है और अकोमोडेशन क्या होता है। असिमिलेशन मीन्स पुराने स्कीमा में किसी इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, और अकोमोडेशन मीन्स कि जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उसका एक नया स्कीमा बनाना। ठीक है, असिमिलेशन मीन्स पुराने स्कीमा में चेंजेस करना, अकोमोडेशन मीन्स न्यू स्कीमा में चेंजेस करना। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना है ये साम्य धारण। आई होप कि आप इसे भी समझ गए होंगे। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या होती है तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है, और उस असंतुलन को दूर करने के लिए वह आत्मसातीकरण या फिर समंजन, यानी कि या तो असिमिलेट करता है या अकोमोडेट करता है, या फिर इन दोनों को ही प्रारंभ कर देता है। ऐसा करने के पश्चात वह संज्ञानात्मक संतुलन की स्थिति में आ जाता है, और यह संतुलन की स्थिति क्या कहलाती है, साम्य धारण या फिर इक्विलिब्रेशन कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की स्टेजेस कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। मेन जो इनका कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, उसको पढ़ते हैं। इन्होंने 4 भागों में बांटा है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को, जिनमें से पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। इसे सेंसरी मोटर स्टेज भी बोलते हैं, और इसका टाइम पीरियड है 0 to 2 ईयर्स, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक इसकी ये अवस्था होती है, संवेदीगामक अवस्था। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। जब बालक का जन्म होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बच्चा केवल और केवल अपने संवेदनाओं के थ्रू और अपनी शारीरिक क्रियाएं, हाथ पैर फेंक करके, किसी वस्तु को उठा करके, उसी से ही ज्ञान अर्जित करता है। और सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करता है। सहज क्रियाएं जो अपने आप होती रहती हैं, जैसे पलक झपकना या बच्चे का हाथ पैर फेंकना, ये सारी क्या हैं, सहज क्रियाएं हैं। और ज्ञानेंद्रियों के थ्रू सुनना, देखना, बोलना, बैबलिंग करता है बच्चा, उसके थ्रू, और टच के थ्रू, इन सब चीज़ों से जो उसके सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस, टेस्ट, इनके थ्रू वो ज्ञान को ग्रहण करता है, अनुभवों को अर्जित करता है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें होती हैं संवेदीगामक अवस्था में, जिसके थ्रू बच्चा ज्ञान अर्जित करता है। अब इसे भी पियाजे ने उप अवस्थाओं में बांटा है। 6 उप अवस्थाएँ हैं। सहज क्रियाओं की अवस्था, प्रमुख, ये प्रमुख है, इसे ठीक कर लीजिएगा, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था,
गौण वृत्तीय के अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण स्कीमा के समन्वय की अवस्था, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था और मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। समझेंगे इन अवस्थाओं को। पहली अवस्था थी सहज क्रियाओं की अवस्था, यानी कि संवेदी गामक अवस्था की पहली उपावस्था है सहज क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ रेफ्लेक्स एक्टिविटीज़। इसका कार्यकाल होता है जन्म से 30 दिन तक, यानी कि 1 मंथ का। इसमें शिशु केवल सहज क्रियाएं करता है, जैसे पलक झपकना, रोना, खांसना, छींकना, हाथ पैर फेंकना। ये सारी वो क्रियाएं हैं जिन्हें बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं होती, समझाने की, सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, ये बच्चा अपने आप ही करता है। इसमें वस्तुओं को मुंह में लेकर चूसने की क्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। अब ये प्रमुख तो इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेन उनकी ये प्रारंभिक अनुक्रियाएं होती है, इसलिए उन्हें प्रमुख कहा जाता है। और वृत्तीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो उनका अनुकरण करता है बार बार। ठीक है, यह अवस्था होती है 1 महीने से 4 महीने तक की। जन्म के समय बालक केवल सरल क्रियाएं ही करता है। बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं, ध्वनियों, रसों, गंध को आदि का अनुभव करता है और इन्हीं अनुभूतियों की पुनरावृत्ति के कारण, पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन, उसके कारण बच्चा वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होने लगता है। अब देखिए यहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा किससे सीखता है? अपने ज्ञानेंद्रियों से। बच्चे के जो 5 सेंसेस होते हैं, देखना, सुनना, बोलना, स्मेल करना और टेस्ट करना, ये 5 सेंसेस होते हैं, इनके थ्रू वो सबसे ज़्यादा सीखता है इस एज में, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था में। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को पालने में छोड़ देती है, ठीक है, और अपना किचन में काम करती रहती है। जैसे ही बच्चे को भूख लगती है या प्यास लगती है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। तब उसकी माँ अगर उसे आवाज़ लगाकर कहती है कि हाँ बेटा मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, इस तरह से बोलती है माँ ज़्यादातर, तो बच्चे को क्या है, अपनी माँ की आवाज़ पहचान में आने लगती है धीरे धीरे। क्योंकि जब भी वो रोता है खाने के लिए या पानी के लिए, तो तुरंत उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई आती है। तो इससे बच्चे को सीख मिलती है, वो सीख जाता है कि हाँ, मेरे रोने से मुझे जब खाना मिलेगा तो कौन देगा? उसकी माँ देगी। उस इंसान से उसे बहुत अधिक लगाव हो जाता है और इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है बार बार, क्योंकि हर बार जब भी बच्चा रोता है तभी उसकी माँ की आवाज़ उसे सुनने को मिलती है। तो बच्चा उसी टाइम शांत हो जाता है कि हाँ, उसकी माँ उसके लिए अब खाना लेकर आएगी। ठीक है, तो ये होती है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। थर्ड स्टेज है गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज़। इससे पहले वाली थी प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ और ये है सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटी। यह अवस्था 4 माह से 6 माह तक होती है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने और उन्हें इधर उधर करने की क्रियाएं करने लगते हैं। आपने देखा होगा 4 से 6 माह का बच्चा जो होता है वो थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और उसके सामने कोई भी वस्तु पड़ी होती है उसको छूने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है और उसको इधर से उधर फेंकना शुरू कर देता है। तो ये क्रियाएं इस समय बहुत ज़्यादा रहती हैं। साथ ही कुछ ऐसी अनुक्रियाएं करते हैं जिनसे उन्हें सुख मिलता है। बच्चे ऐसी ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे कि उन्हें सुख मिलता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई वस्तु सामने पड़ी हुई है बच्चे के, उसे उठा करके अपने मुंह में डालने लगते हैं, चूसने लगते हैं। तो उससे क्या है, उन्हें सुख मिलता है, वो चीज़ उनको पसंद है, उसमें मज़ा आता है उनके। क्योंकि जब बच्चा 6 माह के अराउंड आता है तो उस समय बच्चों के जो गम्स होते हैं वो टाइट होने लगते हैं, दांतों के निकलने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे शुरू होने लगती है। तो उनके मसूड़ों में एक कुलमुलाहट सी होती है, एक बेचैनी सी रहती है किसी चीज़ को दबाने की, टाइटली उसे किसी भी चीज़ को काटने की। तो इस वजह से उन्हें उसमें सुख मिलता है चीज़ों को काटने में, इसलिए वो उन चीज़ों को मुंह में लेकर चूसते हैं या उन्हें काटते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं इसमें बहुत अधिक होती हैं जब बच्चा 4 माह से 6 माह तक का होता है। फोर्थ स्टेज है गौण स्कीमा के समन्वय की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा। यह अवस्था 8 माह से 12 माह तक की अवस्था है।
इसमें बच्चे उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते हैं। यानी कि बच्चा, मान लीजिए बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ उसे किसके द्वारा मिलेगी, ये बच्चे यहाँ पर आकर जानने लगते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मान लीजिए उसे खाना खाना है तो उसकी मम्मी उसे ला करके देगी, या फिर उसे खिलौने चाहिए, ठीक है, तो खिलौने कौन ला कर देगा, उसके पापा उसे ला कर देंगे। तो ये चीज़ें बच्चा जानने लगता है कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ चीज़ उसका उद्देश्य है, उसे प्राप्त करने का साधन क्या है। अपने से बड़ों की क्रियाओं का अनुकरण करने लगते हैं, जैसे वो अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं उसी प्रकार की क्रियाएं बच्चे करने लगते हैं देखा देख। इस अवस्था में बच्चे जो स्कीमा अर्थात व्यवहारों का संगठित पैटर्न, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, उनका सामान्यकरण करने लगते हैं। यहाँ पर बच्चों के अंदर धीरे धीरे स्कीमा जो है वो डेवलप होने लगते हैं हर पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, और बच्चे उनका सामान्यकरण करना भी यहाँ पर सीखने लगते हैं। नेक्स्ट स्टेज है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर एक्टिविटीज़। यह अवस्था 12 माह से 18 माह तक होती है। बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखकर ग्रहण करते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये एक लर्निंग थ्योरी है, पढ़ेंगे इसे भी हम लोग आगे। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि बच्चे प्रयत्न और भूल के द्वारा कैसे सीखते हैं। जब बच्चे 12 से 18 माह के बीच होते हैं तो उस समय उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि बच्चे चलना भी उसी समय स्टार्ट करते हैं और नई नई चीज़ों के संपर्क में आते हैं। मान लीजिए बच्चे ने किसी दीपक को देखा या कैंडल को जलते हुए देखा, तो बच्चे उसकी लो को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें वो एक अट्रैक्टिव चीज़ लगती है, तो उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। बट जब उसे वो पकड़ते हैं और हाथ जल जाने के कारण वो अचानक से अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं, तो उससे वो उन्हें सीख मिलती है कि हाँ ये चीज़ गर्म है, इससे मेरा हाथ जल सकता है, तो मुझे ये नहीं छूनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब वो दीपक को देखेगा या कैंडल को देखेगा तो वो उसे टच नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने प्रयत्न किया उसे पकड़ने का, उसके बाद फिर उससे भूल हुई, त्रुटि हुई या एरर हुआ, तो उसने उससे सीख ली। ठीक है, तो यही होता है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। इसके द्वारा बच्चे इस अवस्था में सीखते हैं, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था में। 6th स्टेज है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। यह अवस्था 18 से 24 माह तक होती है। इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का भाव आ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये वस्तु स्थायित्व, और ये सेंसरी मोटर स्टेज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, जो कि कब आती है, उसकी 6ठी उप अवस्था में जाकर के बच्चों में आती है, जब बच्चा 18 से 24 माह के बीच में होता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि देखी गई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसकी उपस्थिति को समझना। जब बच्चे 18 माह से पहले जब छोटे होते हैं तब उनके अंतर्गत वस्तु स्थायित्व का भाव नहीं होता। अगर हमने उन्हें कोई चीज़ दिखाई है, कोई ऑब्जेक्ट दिखाया, बच्चा उससे खेल रहा है, अगर हमने उसके सामने से वो चीज़ हटा ली तो बच्चे को पता नहीं चलेगा, वो उसे भूल जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता, उसे ये लगता है कि जब तक चीज़ उसके आंखों के सामने है तो वो मौजूद है, और जब तक वो उसके आंखों के सामने जब वो नहीं है, इसका मतलब वो वस्तु है ही नहीं, इस दुनिया में ही नहीं है। ये भाव कब रहता है बच्चे में, 18 माह से पहले। लेकिन जब वो 18 माह से 24 माह के बीच में होता है तब उसमें वस्तु स्थायित्व का भाव आने लगता है। वो जानने लगता है कि हाँ, अगर कोई वस्तु उसके सामने उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट ही नहीं है। वो जानता है कि वो वस्तु कहीं ना कहीं पर है। 2nd स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसे भी पियाजे ने 2 उपावस्थाओं में विभाजित किया है, जिनमें से पहली उपावस्था है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, यानी कि प्री कंसेप्चुअल स्टेज। ये 2 से 4 वर्ष तक होती है। और दूसरी उपावस्था है अंतर्दर्शी अवस्था, इंट्यूटिव स्टेज, यानी कि 4 से 7 वर्ष तक होती है ये। ठीक है, अब इसकी पहली उपावस्था को देखते हैं, पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज। इसको इन्वेंटरी स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है।
यह अवस्था 2 से 4 वर्ष तक होती है। ठीक है, कितनी होती है? 2 से 4 वर्ष तक होती है। अधिकांश बातें अनुकरण और खेल के द्वारा सीखते हैं बच्चे इस आयु में। ठीक है, अनुकरण बहुत करते हैं और खेल की प्रवृत्ति में रहते हैं और उसी के द्वारा ज्ञान ग्रहण करते हैं, नई नई बातों को सीखते हैं। बच्चे अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं और प्राणियों में और वस्तुओं और शब्दों में समन्वय स्थापित करने लगते हैं, उनमें आपस में संबंध बनाते हैं, वस्तुओं को लोगों से रिलेट करते हैं, वस्तुओं को अलग अलग शब्दों से रिलेट करके देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रवृत्ति इन बच्चों में पाई जाती है। इसके अलावा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन बच्चों में देखने के लिए मिलती है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है कि बच्चे एक वस्तु को उसके वास्तविक अर्थ से अलग अर्थ निकाल करके देखते हैं। मान लीजिए जैसे कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे बनाना को लेकर के कान पर लगा के उसे टेलीफोन की तरह यूज़ करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो उसका वास्तविक अर्थ है उससे हटाकर किसी और अर्थ में उसको यूज़ करके देखते हैं। इसके साथ ही बच्चों में जीववाद का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, मतलब एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है कि बच्चे निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव प्राणी समझते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा अगर डॉल से खेल रहा है और वो डॉल उसके हाथों से नीचे गिर जाती है तो बच्चे को ये लगता है कि उसकी चोट लग गई है और बच्चा रोने लगता है। जैसे बच्चों को खुद को दर्द महसूस होता है गिरने पर, चोट लगने पर, वैसे ही बच्चे समझते हैं कि उस डॉल को भी दर्द हो रहा होगा। तो बच्चों ने उस निर्जीव वस्तु में सजीवता को ढूंढा। ठीक है, इसके अलावा आत्मकेंद्रिता यानी कि ईगोसेंट्रिज्म बच्चों में देखने को मिलता है। बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं, उन्हें लगता है कि ये पूरी दुनिया जो है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है और उनके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वो उन्हीं के लिए हैं। यहाँ तक कि बच्चा अपनी चीज़ों को किसी दूसरे को देना पसंद नहीं करता। जब बच्चा देखता है कि उसकी माँ ने किसी दूसरे बच्चे को गोद में ले रखा है तो बच्चा इस चीज़ को भी सहन नहीं करता, उसको गुस्सा आता है और वो रोने लगता है। उसे ये लगता है कि उस बच्चे ने उसकी माँ को उससे छीन लिया, यानी कि बच्चा ये मानता है कि उसकी माँ सिर्फ वो उसी की है, किसी और को गोद नहीं ले सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। दूसरी उपावस्था है इंट्यूटिव स्टेज यानी कि अंतर्दर्शी अवस्था। यह अवस्था 4 साल से 7 साल तक की होती है। इस अवस्था में बच्चे भाषा सीखने लगते हैं। ठीक है, जब बच्चा 4 से 7 वर्ष की आयु में होता है तो वो लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट कर देता है, उसकी भाषा में काफ़ी सुधार आ जाता है और अधिक शब्दों को बोलना वो स्टार्ट कर देता है। चिंतन एवं तर्क प्रारंभ कर देता है। शुरुआत होती है यहाँ पर उसके चिंतन और तर्क की, परंतु उनके चिंतन एवं तर्क में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। लॉजिकली वो सोचते तो हैं पर उस सीक्वेंस में नहीं सोच पाते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट अंतर्दर्शी अवस्था तक नहीं होते, यानी कि पियाजे ने जो स्टेजेस बताई हैं उसमें सेकंड स्टेज तक ये कॉन्सेप्ट नहीं होते। ये कॉन्सेप्ट आते हैं मूर्त संक्रिया की अवस्था में, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। इस अवस्था में ये तीनों कॉन्सेप्ट आते हैं बच्चे के अंदर। अक्सर इस बात में कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन से स्टेज में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो 3rd स्टेज है उसमें ये तीनों कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? विकेंद्रीकरण। इसका अर्थ होता है जब बच्चा वस्तु या क्रिया की एक से अधिक विशेषताओं पर ध्यान देने लगता है तो वो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सिर्फ एक ही विशेषता को ध्यान में ना रखकर अलग अलग विशेषताओं को वो ध्यान में रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे के सामने हम कहेंगे कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो बच्चा ये नहीं बता पाएगा कि ए जो है वो सी से बड़ा है। उसे सिर्फ ये लगेगा कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। अगर हम उससे पूछेंगे ना कि ए और सी में कौन बड़ा है तो वो इस चीज़ को नहीं बता पाएगा। कब? जब वो अंतर्दर्शी अवस्था में होगा तब नहीं बता पाएगा, और जब वो मूर्त संक्रिया अवस्था में होगा 7 से 11 वर्ष के बीच होगा तब वो इस बात को बता पाएगा। कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें ये बताता है कि अगर किसी वस्तु को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो उससे उसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तु की मात्रा उतनी ही रहती है जितनी वो पहले थी। वस्तु केवल हमें देखने में ज़्यादा लगती है लेकिन कितनी होती है? जितनी कि वो पहले थी, उसकी मात्रा चेंज नहीं होती। इसके बाद है रिवर्सिबिलिटी यानी कि पलटन।
इसका अर्थ होता है कि अगर बच्चा अपने पहले किए गए विचारों को या कार्यों को पलटना सीख जाता है तो इसका अर्थ है कि उसमें रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट विकसित हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मैंगो को यानी कि मैंगो के लिक्विड को, उसके जूस को कूलिंग में रखते हैं, कूल करके रखते हैं, तो वो क्या होगा, आइस में चेंज हो जाएगा, जम जाएगा। और दोबारा से अगर हम उसको हीट में रखते हैं तो वो फिर से किस में मोल्ड हो जाएगा, लिक्विड में मोल्ड हो जाएगा। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये भी कब उसमें डेवलप होता है बच्चे में, जब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन की स्टेज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है, थर्ड स्टेज है पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, मूर्त संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशंस। ये होती है 7 से 11 वर्ष तक। इसमें किन किन विशेषताओं का विकास होता है बच्चों में? बच्चे वर्गीकरण करना सीख जाते हैं, क्लासिफिकेशन करने लगते हैं, चीज़ों को क्रम में लगाने लगते हैं उनके गुणों के आधार पर। बच्चे मूर्त तार्किक चिंतन स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग वो करने लगते हैं। जो चीज़ें उन्हें सामने दिखाई दे रही हैं केवल उसी के बारे में चिंतन कर सकते हैं, जो चीज़ें उन्हें नहीं दिख रही हैं उसके बारे में वो चिंतन नहीं कर पाते। अमूर्त चिंतन जो होता है, मन ही मन हम जो सोचने लग जाते हैं उसके बारे में बच्चे नहीं सोच पाते। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन, रिवर्सिबिलिटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो अभी हमने बताए वो इसी अवस्था में डेवलप होते हैं बच्चों में। अंश और पूर्ण का ज्ञान बच्चे को होने लगता है और छोटी छोटी समस्याओं का समाधान भी बच्चे इस अवस्था में करने लगते हैं। लास्ट और फोर्थ स्टेज है औपचारिक संक्रिय अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 12 वर्ष से लेकर बच्चों की मेच्योरिटी तक होती है, जब तक वो परिपक्व होते हैं तब तक होती है। इस अवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं बच्चों में आ जाती हैं? ज्ञान का स्थानांतरण करना सीख जाते हैं। मान लीजिए बच्चे ने साइकिल चलानी सीखी है और वो इस ज्ञान को यूज़ किस में कर सकते हैं? बाइक चलाने में वो इस अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना सीख जाता है, यानी कि ज्ञान को एक सिचुएशन से निकाल करके दूसरी सिचुएशन में वो इस्तेमाल करने लगते हैं। इसके अलावा अमूर्त तार्किक चिंतन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है बच्चों का। ठीक है, चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है। जैसे अभी पहले देखा था, बच्चे क्रम में नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, उल्टा पुल्टा सोचते हैं, कोई बात कहीं की सोचने लगते हैं, कभी कहीं की बात सोचने लगते हैं। यहाँ पर क्या होता है, उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। ठीक है, पूर्व विचारों एवं क्रियाओं का विश्लेषण करने लगते हैं। जो उन्होंने पहले कोई क्रियाएं की हैं, पहले किसी चीज़ के बारे में सोचा है, तो उसका एनालिसिस करने लगते हैं कि हाँ मैंने क्या गलत किया था, क्या सही किया था, क्या चीज़ अच्छा था, क्या गलत था, मुझे ये चीज़ें दोबारा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस टाइप की थिंकिंग बच्चों में आने लगती है। समस्या समाधान की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। थर्ड स्टेज में जो उन्होंने समस्या समाधान करना सीखा था वो क्षमता उनकी यहाँ पर आकर और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस थी जो जीन पियाजे ने दी थी और उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को अधिक से अधिक डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग थ्योरी। सच में ये बहुत ही एक अमेजिंग थ्योरी है जिसको जीन पियाजे ने दिया है। आई होप कि आपको इंटरेस्ट आया होगा, आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को कई बार देखिएगा, बार बार देखिएगा, जब तक कि आपके माइंड में इस थ्योरी का स्कीमा ना बन जाए। आई होप कि आप स्कीमा समझ गए हो। तो जब तक कि ये इस थ्योरी का स्कीमा आपके माइंड में ना बन जाए तब तक इसे देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।